हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज 43वां पार्ट देखेंगे सिविक्स का, जो आपके जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, एलटी ग्रेड सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये रिवीजन क्लास चल रहा है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है और सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है क्यों शक्तिशाली होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका? क्योंकि इसका कार्यकाल जो होता है वो स्थिर होता है, इसलिए जो है वह शक्तिशाली होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका कार्यकाल अस्थायी होता है। यह व्यवस्थापिका की इच्छा पर निर्भर नहीं होती है। स्थायित्व के कारण शासन की कुशलता एवं निपुणता बढ़ती है तथा नीति में अचानक परिवर्तन का भय नहीं रहता है, इसलिए जो है ये सबसे जो है शक्तिशाली मानी जाती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने मत प्रकट किया है कि मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली में नौकरशाही मंत्री पदीय उत्तरदायित्व की ओट में फलती फूलती रहती है? तो ये उपर्युक्त में से किसी ने नहीं कहा था। ये हरमन फाइमर द्वारा भी नहीं कहा गया है, इनके द्वारा भी नहीं, इनके द्वारा भी नहीं। इसको कहा था रैमजे म्योर। ठीक है, रैमजे म्योर। ठीक है, रैमजे म्योर ने कहा था मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली में नौकरशाही मंत्रिपदीय उत्तरदायित्व की ओट में जो है फलती फूलती रहती है। तो इसको याद रखिएगा, ये रैमजे म्योर का कथन है और इसमें से जो है कोई सही नहीं हो रहा है, तो इसलिए डी आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था किस देश में है? तो ये बेल्जियम में है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जापान एवं इटली में जो है, जापान और इटली में देखा जाए तो यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था है। मलेशिया में जो है पहले संघात्मक शासन था, लेकिन अब वहाँ भी एकात्मक शासन हो गया है। ठीक है, और बेल्जियम में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जापान में, इटली में जो है एकात्मक है। ठीक है, और मलेशिया में पहले संघात्मक था, बाद में जो है वर्तमान समय में एकात्मक शासन व्यवस्था वहाँ पर भी हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिसंघ संघवाद से भिन्न है क्योंकि? परिसंघ जो है वो संघवाद से भिन्न है क्योंकि इसके सदस्य संप्रभु सत्ता रखते हैं। इसकी जो सदस्य हैं संप्रभु सत्ता रखते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, परिसंघ में प्रत्येक सदस्य राज्य संप्रभु बना रहता है। इस प्रकार संप्रभु राज्यों में बहुलता बनी रहती है। प्रत्येक सदस्य जो है राज्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व बना रहता है। वह किसी से संधि कर सकता है तथा युद्ध की घोषणा कर सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से संवैधानिक सरकार के अस्तित्व हेतु कौन सी आवश्यक पूर्व आवश्यकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सीमित सरकार। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। संवैधानिक सरकार से जो है सीमित अर्थबोधन होता है, क्योंकि संवैधानिक सरकार वह होती है जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार संगठित, सीमित और नियंत्रित हो तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के स्थान पर केवल विधि के अनुरूप ही जो है संचालित होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं संवैधानिक सरकार के अस्तित्व हेतु जो है सीमित सरकार जो होती है वह आवश्यक पूर्व आवश्यकता मानी जाती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। तो समवर्ती सूची का विचार किस देश से संविधान से लिया गया है? आप लोग जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है अगर यूएसए से देखा जाए तो यूएसए से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तीनों लिया गया है। कहाँ से? यूएसए से। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और सोवियत संघ से, ठीक है, ये सोवियत संघ से जो लिया गया है, तो सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, और ब्रिटेन से जो लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया था, और कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया था। जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया था, और यूएसए के समान संरक्षण, ये सभी इससे संबंधित है। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से पूछा है, तो समवर्ती सूची पूछा है, तो समवर्ती सूची आपका है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 39 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक शासन की कल्पना की उत्पत्ति खोजी जा सकती है? तो ये प्राचीन यूनानी काल में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा।
बार्कर ने लिखा था कि अगर यह प्रश्न किया जाए कि अरस्तु की यूरोप के राजनीतिक जगत की सबसे बड़ी देन क्या है, तो इसका उत्तर एक ही शब्द में संक्षिप्त करके दिया जा सकता है, वह है संविधानवाद। ठीक है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि संवैधानिक शासन की कल्पना की उत्पत्ति अगर मानी जाए तो वहाँ से जो है प्राचीन यूनानी काल में जाकर के हम देखते हैं तो वहाँ पे जो है संविधानवाद यानी संवैधानिक शासन की कल्पना की जा चुकी थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी याचिका के अधीन किसी व्यक्ति को किसी ऐसे काम को करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि अनुसार सक्षम नहीं है? तो वो है अधिकार परीक्षा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अधिकार परीक्षा एक कार्यवाही है जिसके द्वारा जो है न्यायालय लोकपद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है और यदि उसका दावा जो है सुआधारित नहीं है तो उसे उस पद से जो है निष्कासित कर देता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? अधिकार परीक्षा कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। तो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1975 में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 7 मई 1971 को जो है राष्ट्रपति ने आंतरिक सुरक्षा अध्यादेश जारी किया था और इसे सीमा के नाम से भी जाना जाता है। सीमा की इस व्यवस्था को 1975 और 76 में जो है राष्ट्रपति द्वारा विविध आदेश जारी कर और अधिक कठोरता प्रदान की गई थी और 1975 में घोषित आपातकाल के अंतर्गत जो है मीसा का बहुत अधिक दुरुपयोग हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको मीसा भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग, मीसा। तो यहाँ पे इस अधिनियम को 1975 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अध्याय में लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण सम्मिलित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 50 यह अपेक्षा करता है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पदच्युत किया जा सकता है तो किसके द्वारा? तो ये महाभियोग के द्वारा। भारत के जो महानियंत्रक लेखा परीक्षक है उसको जो है महाभियोग द्वारा जो है हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का वर्णन है, उसे अपने पद से केवल उसी रीति और उन्हीं कारणों से हटाया जाएगा जिस रीति और कारणों से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है। तो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसको जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, महाभियोग के द्वारा जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी हटाया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार कौन सा है? न्यायिक समीक्षा का आधार कौन सा है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अनुच्छेद 21 यह उपबंधित करता है कि किसी व्यक्ति को उसको प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहा गया है अनुच्छेद 21 में, मौलिक अधिकार में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था है। तो यही तो गलत हो गया पहला ही। ठीक है, भारत की संसद ब्रिटिश संसद के अर्थ में एक संप्रभु संस्थान नहीं है, क्योंकि भारत में जो है संविधान को संप्रभु माना जाता है और संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर अनेक सीमाएं आरोपित की गई हैं। ठीक है, तो ये संप्रभु संस्था नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो कौन सा कथन गलत है? तो पहला ही आपका इसमें गलत है और बाकी सब आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है। तो लोकसभा सचिवालय जो है प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है किसके? तो लोकसभा अध्यक्ष के। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लोकसभा का जो सचिवालय या सभापति या अध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो के मार्गदर्शन और नियंत्रण में जो है स्वतंत्र सचिवालयों के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के। अगला क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित किया जाता है यदि वह सदन के बिना किसी सूचना के निम्नलिखित अवधि तक अनुपस्थित रहता है।
तो वो है 6 माह, या कहा जाए तो 72 दिन। ठीक है। किसी संसद सदस्य के स्थान को रिक्त तभी घोषित किया जाता है यदि वह बिना किसी सूचना के 60 दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे 60 दिनों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसको थोड़ा सा आप लोग भी बताइएगा, अगर कहीं इसका आंसर मिलता है तो कमेंट कीजिएगा। वैसे सही आंसर इसका 60 ही होगा। 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसके पद को जो है रिक्त समझा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो लोकसभा का महासचिव अध्यक्ष को परामर्श देता है, सही है। वह संसदीय अभिसमयों का संरक्षक है, सही है। वह सभी संसदीय समितियों को सचिवालयीय सहयोग प्रदान करता है, सही है। उसका चयन सदन के सदस्यों में से होता है, तो ये गलत है। ठीक है, गलत है ये। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सदन का तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी महासचिव होता है। वह सभी संसदीय कृतियों और क्रियाकलापों में प्रक्रिया तथा प्रथा संबंधी सभी मामलों में अध्यक्ष का सदन और सदस्यों का सलाहकार होता है। और महासचिव जो होता है संसदीय परंपराओं और प्रथाओं का रक्षक होता है। वह सब जो है संसदीय समितियों को सचिवीय सहायता और कर्मचारी उपबंध कराता है और वह स्वयं को उनको मंत्रणा देने के लिए उपलब्ध कराता है। ठीक है। तो उसका चयन जो है वो संसद के सदस्यों में से होता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जनहित से जुड़ी आवश्यक समस्या को सदन के समक्ष लाया जाता है। इस प्रस्ताव के बारे में निम्न में से कौन सी समस्या उपयुक्त नहीं है? तो यदि रेल दुर्घटना हो गई हो तो ये समस्या इसके लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। ठीक है। स्थगन प्रस्ताव में जो है देश की राजनीतिक स्थिति में अराजकता, बेरोजगारी, रेल दुर्घटनाएं और विमान दुर्घटनाएं, मिलों को बंद हो जाना, सामान्य अंतर्राष्ट्रीय स्थिति स्थगन प्रस्ताव के लिए उचित विषय नहीं माने जाते हैं। ठीक है। तो ये सभी जो है स्थगन प्रस्ताव के लिए उचित विषय नहीं माने जाते हैं। रेल दुर्घटना भी जो हुआ ये भी आपका इसमें नहीं आता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है। तो सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि के उपरांत जो है विधेयक ये पारित किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस संस्था की संस्तुति पर संघ सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है? तो ये वित्त आयोग द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अनुच्छेद जो है 280 में एक वित्त आयोग का प्रावधान है। आयोग का कार्य है संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों को जो इस अध्याय के अधीन उसमें विभाजित किए जाते हैं और वितरण के बारे में और ऐसे आगमों के राज्यों के विभागों में आवंटन के बारे में ये सभी सुविधाएं इस वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देता है। तो किसको परामर्श देता है? तो राज्यपाल को देता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अनुच्छेद 324 के अनुसार जो है निर्वाचन आयोग जो है संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अनर्हताओं के प्रश्न पर जो है राष्ट्रपति और राज्यपालों को परामर्श देता है। तो केंद्र में जो है राष्ट्रपति को देता है और राज्य में जो है वो राज्यपाल को परामर्श देता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि राज्यों के निर्वाचन की बात कही जा रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थीं? तो भारत सरकार अधिनियम 1861 के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 से जो है लोक प्रतिनिधित्व के तत्व का चुटकी भर जो है समावेश किया गया था। यद्यपि यह विधान जो है परिषद किसी भी प्रकार से न हो तो लोक प्रतिनिधि और थी और न ही इसमें जो है विचार विमर्श होता था। यह प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रारंभ, ठीक है, तो प्रारंभ ये मात्र माना जाता था, इसमें बहुत बड़ी सफलता नहीं प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दो सूची दिया गया है, इधर लेखक है उनसे संबंधित सिद्धांत हैं, इसको मिलान करना है। तो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक अधिकार का जो सिद्धांत था वो दिया था जॉन लॉक ने, आप लोग जानते होंगे। तो ए में आपका हो जाएगा 3,
ठीक है। और संप्रभुता का एकल सिद्धांत किसने दिया था? तो संप्रभुता का एकल सिद्धांत दिया था आपका जॉन ऑस्टिन ने, ठीक है। तो बी में आपका 6 सही हो जाएगा, ये 3 है, ये 6 है, ठीक है। और राज्य उत्पत्ति संबंधी शक्ति सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये दिया था ओपेनहाइमर ने, ठीक है, ओपेनहाइमर ने। यानी सी में आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी में 2 सही हो जाएगा। और आधुनिक व्यक्तिवाद की सिद्धांत किसने दिया था? तो आधुनिक व्यक्तिवाद जो दिया था ये नॉर्मन एंजेल ने, ठीक है। तो यानी डी में आपका हो जाएगा 1 सही हो जाएगा। और फेबियनवाद, तो फेबियनवाद जो दिया था आपका, फेबियनवाद दिया था सिडनी वेब ने, ठीक है। यानी ई में आपका 4 हो जाएगा। 3 6 2 1 4 कौन से कोट में है? तो यहाँ पे देख लीजिए 3 पहले ही आ जा रहा है, तो डी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये आप लोग जरूर इतना याद रखिएगा कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें भी 2 सूची है, और इधर यहाँ पे लेखक हैं आपके, उनसे संबंधित किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनको मिलान करना है। तो जेरेमी बेंथम की कौन सी बुक थी? तो फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, यही था ना। तो ए में आपका हो जाएगा 2, ठीक है। जेरेमी बेंथम का कौन सा पुस्तक था? तो फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। और जेम्स बर्नहम का कौन सा पुस्तक था? तो जेम्स बर्नहम का था मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन, ठीक है, पहला ही था आपका। तो बी में आपका हो जाएगा 1, ये 2 है, ठीक है। और पीटर क्रोपोटकिन की कौन सी पुस्तक थी? तो इनकी थी फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। तो चौथा इनकी सही हो जाएगा, यानी सी में आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। और जॉन स्टुअर्ट मिल का कंसीडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। तो डी में आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो 2 1 4 3, ठीक है, किस में है आप लोग देख सकते हैं, 2 1 4 3। तो यहाँ पे सी कूट में आपका सही हो जाएगा 2 1 4 3, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं, ये टीजीटी और एलटी गेट दोनों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है राजनीति सत्य के लिए संघर्ष है, कहा था, तो किसने कहा था? तो ये मार्गन्थाउ ने कहा था, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। मार्गन्थाउ जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांतकार हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक राष्ट्रों के मध्य राजनीति में अपना विचार दिया था। उसके अनुसार कहा गया था कि प्रत्येक राष्ट्र का उद्देश्य अधिक से अधिक शक्ति का अपने पक्ष में संकेंद्रण करना होता है, यही उसकी राजनीति का उद्देश्य होता है। शीत युद्ध, क्षेत्रीय संगठनों, सैनिक संगठनों जैसे नाटो, वर्सा पैक्ट आदि के उद्देश्य राष्ट्रों का शक्ति संघर्ष हेतु किए गए कार्य मात्र से ही है, ठीक है। तो सारे ये राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, ये मार्गन्थाउ द्वारा कहा गया था, तो ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्लेटो महोदय ने किया था, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। प्लेटो ने सर्वप्रथम राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रिपब्लिक नामक अपनी पुस्तक में प्लेटो ने राज्य को व्यक्ति का महत्तम विस्तार कहा है। इस सिद्धांत के तहत राज्य को व्यक्ति के सदृश एक जीव माना जाता है। जिस प्रकार व्यक्ति का मस्तिष्क, हाथ, हृदय और मन होता है, वैसे ही राज्य के भी विवेकी दार्शनिक राजा, सैनिक और उत्पादक होते हैं जो राज्य को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो उसी को आंगिक सिद्धांत के नाम से जाना गया था। तो ये दिया था आपका प्लेटो ने, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक समाज में मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन से संबंधित है। राजनीति की यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो ये डेविड स्टर्न के द्वारा दिया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। डेविड स्टर्न आधुनिक बहुलवादी राजनीतिक विचारक माना जाता है। व्यवहारवाद के प्रमुख सिद्धांतकार तथा उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता स्टर्न ने राजनीति को समाज में मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन से संबंधित माना था, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य के उद्भव के दैवी सिद्धांत से अभिप्राय है। तो दैवी सिद्धांत से अभिप्राय था ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण किया गया, इसी को दैवी सिद्धांत माना गया था, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। राज्य के उत्पत्ति के सर्वप्रथम सिद्धांत में दैवी सिद्धांत को रखा जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। और इसके अनुसार जो है ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया है। मनुष्यों का जीवन जब अराजकता से दूर हो गया
तब जो है ईश्वर ने राज्य बनाकर एक व्यवस्था की स्थापना की। और भारतीय राजनीति दर्शन में जो है ब्रह्म ने मनु को पृथ्वी पर अराजकता समाप्त कर शासन करने को भेजा। इस प्रकार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि हुआ और राज्य की स्थापना की गई। ये सारी व्यवस्थाएं दैवी सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग जान सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह विचार किसका है? तो व्यक्तिवादियों का, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यक्तिवादी विचार राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, अर्थात राज्य एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति के अधिकारों को सीमित करता है, स्वतंत्रता पर कई प्रतिबंध लगाता है और समानता के नाम पर व्यक्ति की क्षमता पर अंकुश लगाकर लाभ को सीमित करता है। यही क्या करता है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये माना था व्यक्तिवादियों ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वसत्तात्मक राज्य उसे कहते हैं जिसमें राज्य अपनी प्रजा पर असीमित अधिकार दिया हो। राज्य अपनी प्रजा पर असीमित अधिकार हो, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वही जो क्या कहलाता है? सर्वसत्तात्मक राज्य कहलाता है। सर्वसत्तात्मक राज्य अपनी प्रजा पर सिर्फ राजनीतिक ही नहीं वरन आर्थिक, सामाजिक, नैतिक प्रभुत्व भी रखता है। लोगों की सामाजिक और पारंपरिक गतिविधियों के साथ जो है सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी ये राज्य नियंत्रण कर लेते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है? सर्वसत्तात्मक राज्य कहा जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व किसमें पाए जाते हैं? तो ये रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना इसमें पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये प्रश्न आया जा चुका है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो रक्त संबंधों से कुटुंब का निर्माण हुआ, जिससे जो है ग्रामीण व्यवस्था अस्तित्व में आई। धर्म से लोगों में आचार विचार, रीति रिवाज और नैतिक चिंतन आदि की समानता का विकास हुआ। धर्म ने लोगों को मानसिक रूप से एक दूसरे के निकट किया। युद्ध से जो है आपका पारस्परिक आदान प्रदान हुआ। राजनीतिक एकता यानी राजनीतिक चेतना और शासन सत्ता का विकास हुआ, ठीक है। तो राजनीतिक चेतना ने लोगों के एक साथ रहने, एक व्यवस्था के निर्माण करने और राज्य संस्थाओं की स्थापना करने की प्रेरणा प्रदान की। यही जो है राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व माने जाते हैं। रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्रम से हैं, एक जान लीजिए, क्रम से नहीं रहेगा तब भी आपका गलत हो जाएगा आंसर। इसको क्रम से आप लोग लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य होता है। एक कल्याणकारी राज्य जो होता है लोकतंत्रात्मक राज्य होता है। राज्य की उदारवादी अवधारणा यह है कि राज्य लोगों को स्वतंत्र कार्य करने तथा उनके बीच स्वस्थ स्पर्धा बनाए रखने का प्रतिबंध मात्र करे। समाजवादी चुनौतियां प्रस्तुत होने के कारण जो है उदारवादी राज्य संबंधी संकल्पना में जो है यह सुधार किया गया कि राज्य को सिर्फ मूक दर्शक बने रहने की जगह जो है पिछड़ों की मदद भी करना चाहिए, व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए ताकि वह स्पर्धा में समान स्तर प्राप्त कर सके, ठीक है। और ऐसा तभी हो सकता है जब लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना होगी, जब तभी एक कल्याणकारी राज्य का अस्तित्व बना रहेगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की आवश्यक तत्व क्या है? तो जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता, बी सही होगा, ठीक है। किसी राज्य में कुछ आवश्यक गुण होते हैं जो उसे राज्य बनाते हैं, जैसे जनसंख्या हुआ, क्षेत्र हुआ, सरकार हुआ, संप्रभुता हुआ। संप्रभुता सबसे आवश्यक तत्व है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इन चारों स्टेप में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका अर्थ है अपने से संबंधित सारे निर्णय स्वयं ले सकने की क्षमता और सामर्थ्य, जिसे अन्य संप्रभु भी मान्यता दें। आधुनिक राज्यों की यह सबसे बड़ी जो है विशेषता मानी जाती है, जिसने राष्ट्र राज्य बनाने में अपना योगदान दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर थमती है। कैसा लगा वीडियो को लाइक शेयर भी आप लोग करते रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।